Hello everyone, I welcome you all to this amazing channel called PWIIT Jam and CSIR Net। मैं हूं आप लोगों का दोस्त डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और आज हम लोग इस सेशन के अंदर मिलने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट की ऑसम फैकल्टीज के साथ। These faculties are tutoring and mentoring IIT JAM and CSIR Net aspirants from many years and they have gained a lot of good experiences in their journey। वो अपने experiences आप लोगों के साथ शेयर करेंगे and in this video वी विल लुक फॉरवर्ड कि आपको कौन सी फैकल्टी किस पर्टिकुलर फिजिक्स टॉपिक को पढ़ाने वाली है, जिससे कि आप अपना एक फेट प्लान बना लें, एक शेड्यूल बना लें और उस शेड्यूल को बाकायदा आने वाले वक्त में फॉलो भी करने लग जाए। सो दीज आर आर 3 gems फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। वी हैव ऑनरेबल राधिका मैम विद अस हु हैज passed her masters from IIT गांधीनगर। उसके बाद है हमारे पास रिंकू सर, अ स्टार फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, जो बहुत सालों से IIT JAM and CSIR नेट के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहे हैं। एंड देन वी हैव डॉक्टर तरनजोत सर, जिनकी डॉक्टरेट अभी कंप्लीट हो चुकी है एंड ही इज अबाउट टू टीच यू गाइज फिजिक्स इन द मोस्ट ऑसम वे पॉसिबल। अभी आप लोग हमारे टीचर से बात करेंगे, उनके साथ एक बॉन्डिंग एस्टैब्लिश करेंगे, उन्हें और बेहतर तरीके से जानेंगे, एज वेल एज आप अपने एग्जाम को भी और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे वाया द सिलेबस एनालिसिस। आपको आज के लेक्चर में एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कहां से कम क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक पर आपको ज्यादा एम्फेसिस करना है एंड कौन सा टॉपिक आपको कौन सी फैकल्टी पढ़ाने वाली है। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट ओवर हियर ऑनरेबल राधिका मैम, जो कि स्टार्ट करेंगी अपने फिजिक्स का पोर्शन एंड आप लोगों से कुछ बातें करेंगी, अपने बारे में आपको कुछ बताएंगी। सो प्लीज राधिका मैम। हाय एवरीवन, आई एम राधिका गांधी एंड जैसा कि विपिन सर ने इंट्रोड्यूस किया कि ये जो क्षितिज बैच है ये 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये क्रैश कोर्स है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, हमें स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए बिकॉज हमारे पास काफी लिमिटेड टाइम बचा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द सिलेबस कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है, कौन से ऐसे मेजर टॉपिक्स हैं, तो हम उसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहता है हमारे फिजिक्स के एग्जाम का। सो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है एंड जिसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं। तो देयर आर 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में 30 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क ईच होते हैं एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। एंड 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 मार्क्स के रहते हैं एंड इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहती है दैट इज 2/3। एंड सेक्शन बी में, सेक्शन ए में आपके पास MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। सेक्शन बी में यू हैव 10 questions and these are MSQ। तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एक ऑप्शन करेक्ट नहीं होता, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं एंड ये 2 मार्क्स के रहते हैं। एंड द गुड पॉइंट इज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, नो नेगेटिव मार्किंग। सिमिलरली सेक्शन सी जो रहता है ये NAT रहते हैं, मींस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस रहते हैं इसमें एंड ये 20 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जिसमें से 10 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क के हैं एंड अदर 10 क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स ईच। एंड इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, नो नेगेटिव मार्किंग। तो जो सेक्शन बी और सेक्शन सी है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर आपने क्वेश्चन उठाया है एंड अगर आप श्योर नहीं भी हो आंसर के बारे में, आपको ये अटेम्प्ट करना ही है, बिकॉज आपको क्या पता सही हो जाए आंसर। सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग रहती है, सो यू हैव टू बी केयरफुल इन सेक्शन ए। सो दिस वाज अबाउट एग्जाम पैटर्न। और सेक्शन बी जो है, बिकॉज ये MSQ टाइप क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, तो इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं बिकॉज दीज आर मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, सो जो सिलेबस मैं कवर करूंगी उस पर पहले देख लेते हैं। तो आई विल बी टीचिंग मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, तो जिसमें वेक्टर कैलकुलस का जो पोर्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है एग्जाम में। तो वेक्टर कैलकुलस को हम काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे एंड काफ़ी जल्दी हम कवर कर सकते हैं विद PYQs।
तो मेरी अप्रोच डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ वेरी करेगी, बिकॉज मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके साथ अगर क्वेश्चंस हो जाए दैट मेक्स योर ग्रिप स्ट्रॉन्गर ऑन दैट सब्जेक्ट। तो वेक्टर कैलकुलस की काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहती है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में टेलर सीरीज, टेलर एक्सपेंशन के क्वेश्चन तो आते ही हैं। सो पिछले 3 साल से टेलर सीरीज एक्सपेंशन के क्वेश्चन सेम टाइप के आ रहे हैं, डिफरेंट भी नहीं, सेम टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड फॉलोड बाय दैट वी हैव मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आई विल कीप द अप्रोच, मैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है उसे मैं पहले पढ़ाऊंगी, बिकॉज मैथमेटिकल मेथड्स में तो हम ये फॉलो कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में पूरा कॉन्टिन्यूएशन में चलता है, लाइन वाइज चलता है। मीन्स अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, यू कैंट मूव टू अनदर टॉपिक। तो मैथमेटिकल मेथड्स में हमारे पास वो फ्रीडम है कि हम कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं। तो आई विल बी यूजिंग दैट। एंड आफ्टर दैट वी हैव काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें स्टेटिस्टिकल पार्ट भी रहता है एंड एक क्वेश्चन आपका स्टेटिस्टिक्स से भी रहता है, जो फर्मी डिराक, बोस आइंस्टाइन स्टेटिस्टिक्स से आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कार्नोट साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्नोट इंजन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। एंड तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। एंड फॉलोड बाय दैट आई विल बी कवरिंग ऑसिलेशंस एंड वेव्स एज वेल। एंड ऑप्टिक्स वाला जो पार्ट है वो तरनजोत सर कवर करेंगे। ओके, सो ऑसिलेशंस में डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसी ऑर्डर में रखेंगे और जो मेरी अप्रोच होगी वो यही होगी बाकी सब्जेक्ट्स में, कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगी एंड फॉलोड बाय दैट वी विल डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बिकॉज अगर हम डायरेक्टली रियल डेटा पे, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा एंड इट विल गिव यू पावर कि या वी कैन डू इट। तो गेट रेडी विद अस टू ग्रेविटेट IITs। आई वेलकम रिंकू सर, जो आपको आगे का सिलेबस जो वो पढ़ाएंगे वो मेंशन करेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। IIT जैम के लिए हम क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं और उसके लिए मैम ने आपको सिलेबस बताया कि वो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, तो मेरे को भी आपको बताना है कि मैं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं। तो उस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने पेपर के लिए दिन रात लगे रहें, क्योंकि ये जो एग्जाम है आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। ये जो एग्जाम है आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। तो इस एग्जाम को आपको जी जान लगाकर आपको तैयारी करनी है। तो जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मैं आपके सामने कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो उसको हम जरा देख लेते हैं। तो आपके सामने मेरा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा मैकेनिक्स। मैं आपको मैकेनिक्स समझाऊंगा, मैं आपको मैकेनिक्स फील कराने की कोशिश करूंगा कि देखो यहां पर ये मैकेनिक्स लग रही है, और कई बार हमारे व्यवहार में भी मैकेनिक्स लगती है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहां पर भी ये मैकेनिक्स लग रही है। तो मैकेनिक्स के अंदर आपके सामने ये हमारे पास है। तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम जानेंगे, समझेंगे कि होता क्या है। फिर उसके बाद हमारे पास आता क्या है इसके अंदर, अगर मैं चर्चा करूं तो इसी के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मिला के, एनएलएम और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है, पूछ लेता है एक क्वेश्चन। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, पूछ लिया ना भी पूछा पूछ भी लिया, ऐसा है कि मैं कह नहीं सकता कि कंपलसरी है। अच्छा जी, आगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरोलिसिस फोर्स में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता। लेकिन मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स और केपलर्स लॉ के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको 1 या फिर 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100% 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेंटर ऑफ मास में से भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना, ये पूछ लेता है। अच्छा, आगे इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। रिजिड बॉडी मोशन की अगर मैं बात करूं तो रिजिड बॉडी मोशन के अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछता है, जनरली जो क्वेश्चन पूछ लेता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पूछ लेता है। कोई सिस्टम दे दिया और आपसे कहेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं, और ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो बर्नौली थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ लेता है।
ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक क्रैश कोर्स के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और अब जो ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारा पैटर्न क्या रहेगा पढ़ाने का, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फिर उस कॉन्सेप्ट के बेस हम कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे, 1 2 3 4 एग्जांपल कर लिए। फिर उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम देखेंगे। लेकिन हमारा ये रहने वाला है कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, फिर प्रीवियस ईयर उस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हमारा पैटर्न रहेगा पढ़ने का और आपको पढ़ाने का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक यानी मैकेनिक्स तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगला कौन सा मैं पढ़ाऊंगा, अगला आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अब इसके अंदर भी वही कूलम्ब्स लॉ, गोज लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ये मान के चलो क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं इस पूरे के पूरे में। गोज लॉ या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा जी, फिर आगे मैं बात करूं तो कंडक्टर, कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये एक साथ पढ़ेंगे हम, एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे पोलराइजेशन के नाम से। उसके अंदर हम कैपेसिटर को भी पढ़ेंगे, कैपेसिटर के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये सारी बातें हम वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं बायो-सैवर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। कह देगा कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ, कोई सिस्टम आपको दे देगा, तो यहां से क्वेश्चन जनरली ये पूछ लेता है। फैराडे लॉ से भी क्वेश्चन पूछता है भाई, फैराडे लॉ से 2021 के एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वहां से भी यहां पर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे हम बात करें तो डीसी एसी सर्किट, इनको एक साथ पढ़ेंगे, एक ही क्लास में समझेंगे कि डीसी एसी सर्किट क्या होता है। ठीक है, इनको डिटेल में जानेंगे। पहले प्योरली रेजिस्टेंस देखेंगे, फिर उसके साथ इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे, फिर कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, डीसी पावर सप्लाई देंगे, फिर एसी पावर सप्लाई देंगे, उन सबको फिर हम डिटेल से समझेंगे। अक्सर बच्चों को मैंने देखा है डीसी तो कर लेते हैं, लेकिन जो एसी है उसमें दिक्कत आती है बच्चों को। एसी में उनको समझ में नहीं आता कि सर ये कैसे सोल्व होंगे, ये करंट कैसे लैग कर रहा है, पोटेंशियल कैसे लैग कर रहा है, यहां पे ये उनसे दिक्कत नहीं आती। एक सिंपल सा ग्राफ के थ्रू एसी, पूरे एसी को एक सिंपल ग्राफ के थ्रू समझेंगे। हम यहां पर एक्सएल ले लेंगे, आर ले लेंगे, यहां पर एक्सी ले लेंगे, इस पूरे ग्राफ से ही पूरा का पूरा अल्टरनेटिंग करंट आपका कवर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और डीसी तो बच्चों को जनरली आता है, एसी में ज्यादा समस्याएं मैंने देखी हैं, बच्चों के साथ दिक्कत होती है। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्पेशल डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना दे दिया गया आपको, कैपेसिटर दे दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ क्या होगा। ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशन। अब मैक्सवेल्स इक्वेशन में पॉइंटिंग जो थ्योरम है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम इसको अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर क्वेश्चन कहां से आता है, जब अगर मैं मैक्सवेल्स इक्वेशन की बात करूं तो इसमें जनरली आपको मैक्सवेल्स इक्वेशन में कहेगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड बताओ। फ्री स्पेस के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बताओ। या फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में दे दी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बताओ। कंडक्टर आपके है नहीं सिलेबस में, कंडक्टर आई थिंक है नहीं। ठीक है, वो जब जाते हैं एमएससी में, जो सीएसआर नेट की तैयारी करते हैं उनमें आता है। ठीक है, फिर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी मीडियम पर गिरती है तो कितना रिफ्लेक्ट हुई, कितना ट्रांसमिट हुई, उसके बारे में चर्चा की जाती है। एक क्वेश्चन सिंपली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां से। तो ये जो 2 टॉपिक है ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। नेक्स्ट मैं क्या कवर और करूंगा, तो जो मैं नेक्स्ट कवर करूंगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि पूरी की पूरी सॉलिड स्टेट फिजिक्स जब मैं आपको पढ़ाऊं तो एक एक एटम मैं आपको दिखा दूं कि देखो इस कमरे में ये एटम यहां यहां रखे हुए हैं। बीसीसी की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, एफसीसी की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। मतलब कोशिश ये रहेगी कि आपको फील आए कि आप एक इमेजिन कर पाए चीजों को, क्योंकि जब फिजिक्स को जब आप इमेजिन करने लगते हो ना तो आप समझो कि सही डायरेक्शन में जा रहे हो। इमेजिनेशन जब आने लगेगी आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप सही चीजें पकड़ रहे हो, आपके समझ में आ रहा है। तो प्रॉब्लम में भी इमेजिनेशन की रिक्वायर्ड होती है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आपने पढ़ लिया सोल्व कर लोगे, फॉर्मूला लगा दोगे, नहीं, उसको भी एक बार आपके दिमाग में इमेजिनेशन बननी चाहिए कि अच्छा क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये दे रखा है, हमें ये
निकालना है, ऐसे वेव आ रही है, ऐसे गिर रही है। तो इस प्रकार से जब एक इमेजिनेशन क्रिएट होती है आपके दिमाग में, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या लगाना और क्या निकालना है। अक्सर बच्चों को क्वेश्चन में भी दिक्कत होती है, क्वेश्चन में पूछ लिया, कुछ निकाल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको, सर क्या निकालना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने जैसा कहा, ये जो जर्नी आपकी रहने वाली है, इसमें मैं आपके साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिलाकर मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं ही नहीं, मेरी जो फिजिक्स की पूरी टीम है वो आपके साथ खड़ी है। आप, हमारा एक ही मोटिव है कि आपको जो ये बैरियर है इसको क्रॉस कराना। मैं चाहता हूं आप हिंदुस्तान के बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़े, ठीक है, आईआईटी जैम का पेपर क्रैक करें, आईआईटी पहुंचे। और जिस बच्चों का एक सपना था आईआईटी में कहीं ना कहीं जाने का, जो वो 11वीं में आता है, जब वो एक सपना देखता है, छोटी उम्र का सपना होता है, कच्ची उम्र का सपना, और अक्सर जब ये सपने टूटते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो एक सपना होता है बच्चे का जो वो 11वीं में देखने लगता है, 11वीं 12वीं में मेहनत करता है, किसी कारणवश अगर उसका आईआईटी जेईई का पेपर नहीं निकला तो वो सपना उसके कहीं ना कहीं अंदर दिमाग में घर कर बैठा रहता है कि मेरे को यार आईआईटी, काश मैं आईआईटी जा पाता, मेरे दोस्त गए मैं भी जा पाता। हाँ, तुम अब जा सकते हो, तुम्हारे लिए एक और रास्ता स्पेशल बना है, तुम्हारे लिए ही बना है, ये मान लो भगवान ने तुम्हारे लिए बनाया है, यही मान लो। ये पीछे का आईआईटी में मैं कहता हूं ये पीछे का गेट है जो तुम्हें एंट्री दिलाता है। बच्चे, तुम्हारे आईआईटी का जो एक सपना था वो कंप्लीट करने के लिए ये एग्जाम तुम्हारी हेल्प करता है। और मैं ये कह रहा हूं जिस बच्चे ने जेईई की तैयारी करी है उसके लिए ये पेपर इतना टफ नहीं रहने वाला। टफ तो है पर इतना नहीं रहने वाला। अगर वो और मेहनत करेगा तो पेपर को आराम से निकाल जाएगा, बिल्कुल आराम से निकाल जाएगा। मैं कह रहा हूं कि मैं आपके साथ रहने वाला हूं इस 2 महीने की जर्नी में, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जब जब आपको समस्या आएंगे आप मेरे को पाएंगे, मैं नहीं मेरी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। आप इस बात की टेंशन ना करें। बस अब अगले जो 2 महीने हैं ना, दुनिया के जितने काम है सब छोड़ दो। दोस्ती निभानी है 2 महीने बाद निभा लेना भाई, ठीक है। घर परिवार के रिलेशन निभाने 2 महीने बाद कर लेना, कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं टोकने वाला। आईआईटी पहुंच गए तो मैं पहले बता रहा हूं, जिस दिन आईआईटी क्रैक करोगे ना, जितनी खुशी तुमको खुद को होगी तुम बता नहीं पाओगे। तुम केवल उस वक्त तुम उसको फील कर पाओगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रही बातें, लेकिन जब निकलेगा, जब कहोगे कि सर ये बात सही कह रहे हैं, आपके जीवन को एक अलग ही मुकाम पर ले जाने के लिए ये एक बैरियर है, इसको क्रॉस करें। और आप जब इसको क्रॉस कर जाएंगे तो आपके लिए अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन जो होता है ना, सेल्फ मोटिवेट, और एक एटीट्यूड चीजों को लेकर वो चेंज हो जाता है। और सारा खेल एटीट्यूड का। बच्चे, एक कहावत कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये ऐसी नहीं कही गई, इसका मतलब है एटीट्यूड। जिस आदमी ने मन में ठाना कि मैं कर सकता हूं तो वो जरूर करेगा। जिसने पहले कह लिया मैं नहीं कर सकता, उसको भगवान भी आ जाएगा, नहीं पहुंचा सकता, नहीं करवा सकता। तो बस लगे रहो, 2 महीने हैं, दिन रात एक कर दो। समझ लो कि यही 2 महीने मेरे जीवन के लिए, बस सब कुछ यही है। इन्हीं को समर्पण कर दो अपना, 2 महीने पूरे समर्पित कर दो अपने, ठीक है। बाकी तरनजोत सर आपको आगे आएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। और भाई साहब बहुत ही टैलेंटेड टीचर हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं, और आपको पढ़ के उनसे आनंद आने वाला है। और रिसर्च ओरिएंटेड है वो, ठीक है। अक्सर मैं भी उनसे बात करता हूं तो नई नई बातें मेरे को बताते रहते हैं, नई नई बातें कहते रहते हैं कि सर आजकल ये चल रहा है, तो हमें भी जानने को मिलता है। तो हम चाहेंगे कि आप भी उन सर से कुछ सीखें, कुछ नया सीखें। मैं ये नहीं कह रहा आपको आता है, बहुत कुछ आता है। हमारी कोशिश ये रहेगी आपको जो आता है उससे एक प्लस हम देने की कोशिश करें, 1+ हम आपको पहुंचाएं वहां पर, ठीक है। तो तरनजोत सर अब आपको ज्वाइन करने वाले हैं और वो आपको आगे की जो रहने वाला है, वो जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं उनका वेलकम करता हूं। तरनजोत सर आइए एक बार। सो हाय बच्चों, मैं हूं तरनजोत सर और मैं और मेरी टीम आई है आपको आईआईटी जैम का पेपर क्वालिफाई करवाने के लिए। अगर आपका सपना है किसी आईआईटी से एमएससी करने का या इंटीग्रेटेड पीएचडी करने का बच्चों, तो मैं और मेरी टीम उस सपने को साकार करेंगी, ठीक है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, ये इंटीग्रेटेड पीएचडी क्या चीज है। आप, ये ड्यूल डिग्री है बच्चों, मास्टर्स कम पीएचडी। आप 5 से 6 साल में अपनी ड्यूल डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं सिलेबस की। जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो है लॉजिक गेट्स। इसको अभी मैं मार्क कर रहा हूं MKL बच्चों, इसका मतलब है माई का लाल क्वेश्चन। इसका सिग्निफिकेंस अगर मैं बताऊं तो बच्चों 100% इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
ऐसा कोई एग्जाम ईयर नहीं है जब इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारे डी मॉव्स थ्योरम से हमेशा क्वेश्चन आते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन। ठीक है जी, बूलियन अलजेब्रा से हमेशा एक क्वेश्चन बच्चों। तो आप एक बात समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज वेरी इजी। अगर आप इसको पढ़ के जाओगे और इसके 3-4 क्वेश्चंस को भी अगर एग्जाम में अगर आप कर लेते हो बच्चों, तो ये आपका रैंक बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। ये बहुत ही ज्यादा आसान है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे जो है वो है मॉडर्न फिजिक्स, जो मैं कैटर करूंगा बच्चों। इसमें जो हम बात करें पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी और इनर्शियल एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से बच्चों एक क्वेश्चन। ठीक है जी बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, अगर इसकी बात करें बच्चों, इसको मैं मार्क कर रहा हूं MKL माई का लाल क्वेश्चन बच्चों। 100% यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और एक टॉपिक है बच्चों रेडियो एक्टिव डिके, यहां से भी ये भी MKL है बच्चों, माई का लाल क्वेश्चन। ऐसा कोई ईयर नहीं है जब यहां से क्वेश्चन ना आया हो बच्चों। ठीक है जी, और बात करते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। यहां से भी एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, कोई एग्जाम ईयर ऐसा होता है जिसमें वो ये पूछ लेते हैं। ठीक है जी, जो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी वो बच्चों ये रहेगी कि पहले हम कंसेप्ट को अच्छी तरह पढ़ेंगे, फिर हम उस कंसेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है बच्चों पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, वो है बच्चों PYQs। तो इन टॉपिक्स के हम सारे PYQs को फॉलो करेंगे, बहुत अच्छी तरह उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं और मेरी टीम ऑलवेज वी आर प्रेजेंट। और जो आपकी जर्नी है IIT जैम को क्वालिफाई करने के लिए, हम आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।